हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कुर्सियोंग नाम तो आपने सुना ही होगा। दार्जिलिंग की एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी जगह जहां चारों तरफ पहाड़, धुंध और पुराने ब्रिटिश समय की इमारतें होती हैं। शाम होते ही छा जाने वाली खामोशी, ये सब मिलकर उस जगह को बहुत अलग बनाते हैं। लेकिन कुर्सियोंग सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। ये जगह कई सालों से कुछ डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जानी जाती है। खासकर डाउ हिल गर्ल्स स्कूल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल से जुड़ी हुई कई कहानियां लोगों के बीच में मशहूर है। यहाँ के जंगलों और रास्तों में एक सिर कटे हुए आदमी की कहानी भी काफी प्रचलित है, जिसे कई लोकल लोग और पुराने स्टूडेंट्स आज भी याद करते हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी उनमें से किसी भी भूत की नहीं है। ये कहानी हमसे आर्यन ने शेयर की है, जो कि एक बंगाली लड़का है और उसने अपनी पढ़ाई कुर्सियोंग के ही फेमस पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की है। ऑब्वियसली स्कूल का नाम यहाँ पर बदल दिया गया है आइडेंटिटी को मतलब प्राइवेट रखने के लिए, जो कि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो आर्यन के साथ हुआ, उसकी आंखों के सामने हुआ, उसके अपने स्कूल में हुआ। और जैसे कि हर बोर्डिंग स्कूल में अलग अलग कहानियां होती है, इनके फेमस पब्लिक स्कूल में भी कई कहानियां थी। कुछ कहानियां शायद सिर्फ अफवाहें थी, जो बच्चों के बीच टाइम के साथ साथ बड़ी होती चली गई। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे लगभग हर बच्चा जानता था। एक ऐसी कहानी जो एक खास तारीख से जुड़ी हुई थी, और वो तारीख थी 23 अगस्त, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। कहानी में क्या है, हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन, हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह के नए नए कंटेंट लाने के लिए और रियल स्टोरीज ढूंढने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये कहानी तब की है जब आर्यन क्लास 7 में था। तब वो सीनियर डॉर्मेटरी में रहता। इनके हॉस्टल में 2 डॉर्मेटरी थी, एक जूनियर्स के लिए और एक सीनियर्स के लिए। सीनियर डॉर्मेटरी में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे रहते थे। हालांकि आर्यन खुद क्लास 7 में था, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर्स के साथ ही रहता था और उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। और उस उम्र में भी आर्यन एक ऐसा बच्चा नहीं था जो हर भूत की कहानी पर तुरंत विश्वास कर ले, क्योंकि बोर्डिंग स्कूलों में ऐसा होता है कि कोई छोटी सी भी घटना अगर होती है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, अपना मसाला लगाते हैं और धीरे धीरे ये कहानी बड़ी होती जाती है। लेकिन ये जो 23 अगस्त वाली कहानी है, इसकी बात अलग थी। अलग अलग बैच के सीनियर्स भी इसके बारे में जानते थे। एक ही तारीख, एक ही घटना और एक ही नाम, अविनाश। और 23 अगस्त की एक रात ऐसी थी जिसने आर्यन को इस पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय इनके स्कूल में एक फुटबॉल टूर्नामेंट आने वाला था और ये सभी लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे। उस रात आर्यन सीनियर डॉर्मेटरी में अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ये फुटबॉल और बाकी नॉर्मल बातों पर डिस्कशन कर रहे थे। आमतौर पर उस टाइम तक हॉस्टल में सभी लोग धीरे धीरे सोने चले जाते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आर्यन ने देखा कि ज्यादातर सीनियर्स अभी भी जाग रहे थे। शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि सीनियर्स जो थे वो वैसे भी रात में बिना बात जागने वाले नहीं थे। वो रोजाना अपने टाइम से सो जाया करते थे, क्योंकि उनका शेड्यूल रिलेटिवली हेक्टिक रहता था। आर्यन भी जागा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होने लगा कि डॉर्मेटरी का माहौल बदल रहा है। लोगों की आवाजें कम हो रही थी, उनकी बातचीत करने का जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, लेकिन किसका, ये आर्यन को नहीं पता था। और तभी अचानक से डॉर्मेटरी में बैठे सभी स्टूडेंट्स को एक साथ खिड़कियों की तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जो खिड़की के ऊपर जोर जोर से मार रहा हो। पहले तो किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हॉस्टल है, ऐसी आवाजें हॉस्टल में कभी कभी आ जाती है। खिड़कियां हवा से भी हिल सकती थी
या फिर कोई जूनियर मजाक भी कर सकता था। आर्यन को पहली बार यही लगा कि शायद जूनियर डॉर्मेट्री का कोई लड़का शरारत कर रहा होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे आर्यन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जूनियर डॉर्मेट्री के दो लड़कों ने भी वही आवाज सुनी। उनमें से एक लड़का नीलाद्री, जिसका बेड खिड़की के पास था, अचानक वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज में मजाक बिल्कुल नहीं था। वो सच में बहुत डरा हुआ लग रहा था। पूरी डॉर्मेट्री एकदम शांत हो गई और लोग ध्यान से सुनने लगे। और तभी सब लोगों को एक और आवाज सुनाई दी, कदमों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल के कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। उन्हीं में से एक सीनियर लड़का उठकर खिड़की के पास गया और पर्दा उठाकर बाहर देखने लगा कि आखिर कौन चल रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन कदमों की आवाज साफ साफ आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद आवाज बदल गई। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कॉरिडोर के अंदर कोई दौड़ रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पहले फ्लोर से लेकर तीसरे फ्लोर तक लगातार दौड़ लगा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, फिर वापस नीचे आ रहा हो, फिर ऊपर जा रहा हो, फिर वापस नीचे आ रहा हो। और जो तीसरा फ्लोर था वो आर्यन के फ्लोर के जस्ट ऊपर था। जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि डॉर्मेटरी में बैठे हर एक स्टूडेंट को कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी डॉर्मेटरी की जो खिड़की थी वो सीढ़ियों के पास वाली जगह नहीं थी, उसके अपोजिट साइड थी। इसलिए ये लोग भी देख नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन ऊपर नीचे जा रहा है। ये सिर्फ उसकी आवाज सुन पा रहे थे। लगभग 20 से 30 मिनट तक यही सब कुछ चलता रहा। खिड़की पर मारने की आवाज, कॉरिडोर में चलने की आवाज, ऊपर नीचे दौड़ने की आवाज। और इस आवाज के बंद होने के बाद भी रात को कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। और सब लोग बस यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जब आर्यन ने एक सीनियर से बात की, उसे पता लगा कि हर साल 23 अगस्त की रात को यही होता है। ये क्या है, क्यों है, किसी को भी नहीं पता और ना ही किसी ने इसकी जानने की कोशिश की। डॉर्मेटरी की लाइट जली हुई देखकर आखिरकार वार्डन बाहर आया। उन्होंने सबको डांटा कि इतनी रात को जाग क्यों रहे हो, और सबको बिल्कुल शांत होकर सोने के लिए कहा। लेकिन उस टाइम पर आर्यन को वार्डन के चेहरे पर कुछ अलग दिखा। वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ पता है, जैसे वो सब कुछ समझ रहे हैं कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सीनियर से कहा कि जूनियर्स को शांत करो और सबको सोने दो। वार्डन तो ये कहकर चला गया, लेकिन रात को कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। सब लोग उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सब लोग हैरान थे और डरे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जब सब बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए क्लासेस में, प्लेग्राउंड में, तब भी इसी बात पर चर्चा चल रही थी। अलग अलग बच्चे अलग अलग बात बता रहे थे। किसी ने खिड़की पर आवाज सुनी थी, किसी ने कदमों की आवाज सुनी थी, किसी ने ऊपर से नीचे दौड़ने की आवाज सुनी थी। आर्यन ने कुछ सीनियर्स, उसके क्लोज सीनियर्स थे, उनसे पूछा कि आखिर ये क्या है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी बात का कोई साफ जवाब नहीं दिया। हाँ, उनके बिहेवियर से आर्यन को ये लगा कि इस इंसिडेंट के पीछे कोई पुरानी बात है जिसके बारे में लोग ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन अब आर्यन का डिटेक्टिव दिमाग जाग चुका था। वो इस मुद्दे की तह तक पहुंचना चाहता था। वो ढूंढने लगा कि आखिर किससे उसे ये जवाब मिल सकता है उस रात इनकी डॉर्मेटरी के अंदर क्या हुआ। तभी उसकी नजर हॉस्टल के पुराने सिक्योरिटी अंकल पर पड़ी, जो कि कई सालों से इसी स्कूल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। उसे लगा कि उसे उन सिक्योरिटी अंकल से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई बैच के बच्चों को आते जाते देखा था। और अगर स्कूल की किसी पुरानी घटना के बारे में किसी को पता होगा तो वो उन्हीं अंकल को होगा। आर्यन सीधा उनके पास पहुंचा और उनसे बातचीत की। शुरू में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और वो उसे टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी पूछने के बाद और थोड़ी बहुत रिश्वत देने के बाद
उन्होंने आखिरकार आर्यन को वो कहानी बताई और वहीं से पहली बार आर्यन को अविनाश की कहानी पता चली। उन गार्ड अंकल ने बताया कि कई साल पहले फेमस स्कूल में अविनाश नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर था, शारीरिक रूप से मजबूत था और स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था। एक शाम अविनाश आउटिंग पर गया था, लेकिन वापस आने में उसे देर हो गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और सूरज ढलने के बाद रास्ते सुनसान हो जाते हैं। वापस आते समय अविनाश ने जल्दी आने के चक्कर में एक शॉर्टकट रास्ता लिया। ये रास्ता एक ऐसी जगह से होकर जाता था जहां एक तरफ कब्रिस्तान था और दूसरी तरफ शमशान घाट। गार्ड अंकल की कहानी के अनुसार उस दिन अविनाश ने शराब पी रखी थी और आते आते रास्ते में उसे पेशाब लगा और एक जगह देखकर उसने वहीं पर पेशाब कर दिया। लेकिन जाने अनजाने में उसने एक कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया था। उस वक्त क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद अविनाश का बिहेवियर बदलने लगा। रात 8 बजे के आसपास अविनाश वापस हॉस्टल आया। उस टाइम पर स्टडी आवर चल रहा था और देर से आने के कारण वार्डन ने उसे डांटा। कुछ देर बाद अविनाश ने वॉशरूम जाने की परमिशन मांगी। अब इनका जो हॉस्टल था उसमें एक रूल था कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट वॉशरूम जा सकता है। तो अविनाश वॉशरूम के लिए चला गया और अगले 10-15 मिनट तक वो वापस नहीं आया। फिर करीबन आधा घंटा बीत गया। वार्डन को लगा कि शायद अविनाश पढ़ाई से बचने की कोशिश कर रहा है और बाथरूम में बैठा हुआ है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे स्टूडेंट को भेजा कि जाओ देख कर आओ आखिर इतनी देर से वो बाथरूम में कर क्या रहा है। जब वो दूसरा स्टूडेंट वॉशरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि अविनाश वॉशरूम के आईने के सामने बिल्कुल शांत खड़ा है। उसकी एक उंगली से खून निकल रहा था और उस निकलते हुए खून से वो उस आईने पर कुछ लिख रहा था और जो वो लिख रहा था वो सिर्फ एक लेटर था, एस। उस लड़के ने अविनाश को लगा अविनाश तेरे हाथ से खून निकल रहा है। तो तब अविनाश एकदम से किसी ट्रांस से बाहर निकला हो। उसने अपनी उंगली को देखा, उसको देखा, उसके बाद उसको लेकर गया वार्डन के पास, उसको बताया कि ऐसा कर रहा था। वार्डन ने उसको डांटा कि पढ़ाई की वजह से बचने के लिए तो वहां जाके बैठ गया और ये क्या कर रहा था। अविनाश को खुद को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। लेकिन इसके बाद से अविनाश का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। हर रात लगभग 12 बजे के आसपास उठकर वो वॉशरूम जाता, 15-20 मिनट तक वहां रहता और वापस आ जाता। सुबह रात को लेट कोई और स्टूडेंट जब वॉशरूम में जाता तो उसे आईने पर वही एस लिखा हुआ दिखता। धीरे धीरे ये बात पूरे हॉस्टल के अंदर फैलने लगी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि दिन में अविनाश बिल्कुल नॉर्मल रहता था। वो क्लास करता था, स्पोर्ट्स खेलता था, सबसे बात करता था। लेकिन रात को उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता और जब उससे रात की बात पूछी जाती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। शुरू शुरू में सभी स्टूडेंट्स को लगा कि उनको डराने के लिए सब करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने देखा कि अविनाश रात में कॉरिडोर में घूमता था। कुछ सीनियर्स ने उसे रात के टाइम पर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों से ऊपर नीचे दौड़ते हुए देखा। वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दौड़ता रहता था। उसको देखकर शुरू में सबको ये लगा क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता था कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए वो बार बार ऊपर नीचे दौड़ता है। लेकिन जब हर रात यही होने लगा तो डर बढ़ने लगा। एक रात अविनाश का एक दोस्त रात को उठा तो उसने देखा कि अविनाश अपने बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर गया, उसने चेक किया, वो बाथरूम में पहुंचा तो फिर से अविनाश बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था। आईने पर खून से बहुत मोटा सा एस लिखा हुआ था और इस बार उसकी जो उंगली थी वो बुरी तरह सूज चुकी थी। उसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब अविनाश ने अपने दोस्त की तरफ देखा उसके दोस्त को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि अविनाश की आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो जरूरत से ज्यादा बड़ी और सफेद थी, जैसे उसकी आंखों के बीच की पुतलियां गायब हो गई हो। वो उसे देखकर डर गया और चुपचाप उल्टे पैर लौटकर
अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह वो उठा, अविनाश के पास गया और उससे बातचीत की। तो अगली सुबह अविनाश बिल्कुल नॉर्मल था, उसे कुछ भी याद नहीं था। अब ये बात उसने बाकी अपने सर्कल में बताई कि रात को यार ऐसा हुआ था, उसकी आंखें सफेद थी। तो 3-4 सीनियर लड़कों ने मिलकर उसके ऊपर नजर रखने का फैसला किया। उस रात ये सभी लोग एक जगह छुप गए और अविनाश के ऊपर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि अविनाश हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ है और बाहर दरवाजे की तरफ देख रहा है, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। करीबन 10 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर अचानक से वो उठा और बहुत तेज स्पीड से सीधा ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ भाग गया। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उन लोगों ने बहुत देर तक वेट किया कि उसने किसी को आते हुए देखा है क्या, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब वो लोग छुपते छुपाते उस पर नजर रखते हुए 3rd फ्लोर पर गए, वो 3rd फ्लोर पर भी नहीं था। फिर वो लोग 2nd फ्लोर की डॉर्मेट्री में गए तो डॉर्मेट्री की खिड़की के बाहर अविनाश खड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा, और वो सीधा डॉर्मेट्री के अंदर देख रहा था। सारे बच्चे खड़े होकर, ये 3-4 जो लोग थे वो उसको देख रहे थे और उसकी नजरें डॉर्मेट्री के अंदर कहीं और टिकी हुई थी। और फिर अचानक से उसने डॉर्मेट्री की वो जो खुली हुई खिड़की थी उसके ऊपर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। धड़ 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 आवाज पूरी डॉर्मेट्री के अंदर गूंज गई और सभी के सभी बच्चे जाग गए। और फिर अविनाश कुछ बोला, लेकिन ये आवाज अविनाश की नहीं थी, ये किसी लड़की की आवाज थी। वो नेपाली भाषा में लड़की की आवाज में कुछ बोल रहा था। शोरगुल सुनकर वार्डन भी नीचे आए और जब बाहर जाकर देखा तो अविनाश जमीन पर बेहोश पड़ा था। अब उस रात जो कुछ हुआ वो सभी बच्चों की आंखों के सामने हुआ। अगले दिन ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दे दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस चीज को सीरियसली लिया और एक लोकल ओझा को बुलाया गया और एक पूजा की गई। गार्ड अंकल की कहानी के अनुसार उस दौरान अविनाश के अंदर मौजूद चीज ने अपना नाम बताया। वो एक लड़की थी और उसका नाम था सलमा। उसने बताया कि वो इसी इलाके से जुड़ी हुई थी और कब्रिस्तान वाली घटना के बाद अविनाश के साथ आ गई थी। वो नाराज थी क्योंकि अविनाश ने उसकी कब्र के ऊपर पेशाब किया था, उसका अपमान किया था। बहुत देर की पूजा और प्रयासों के बाद वो अविनाश को छोड़ने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसकी एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जो आसान नहीं थी। सलमा ने जाने के लिए अविनाश के दाहिने हाथ की छोटी उंगली मांगी। उसने कहा कि उसकी उंगली को काटकर हॉस्टल के एंट्रेंस गेट पर एक स्पेसिफिक जगह उसने बताई, वहां पर रख दो, उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आपको क्या लगता है कि अविनाश ने ऐसा किया होगा? अविनाश सिर्फ एक स्टूडेंट था, बच्चा। वो किसी के कहने से अपनी उंगली काट कर नहीं दे सकता था और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके मदर, फादर, टीचर, वार्डन, स्कूल वाले, स्टूडेंट्स, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। स्कूल एडमिशन भी जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ और बात बाहर गई तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसलिए वो शर्त कभी पूरी नहीं हुई, वो उंगली कभी वहां नहीं रखी गई और शायद सलमा वहां से कभी नहीं गई। और शायद यही कारण है कि फेमस स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि सलमा सच में गई है या फिर नहीं। ये बात भी किसी को नहीं पता है कि हर साल 23 अगस्त की रात को इस डॉर्मेटरी के अंदर आखिर क्या होता है और क्यों होता है। लेकिन हर साल 23 अगस्त को फेमस स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब होने की बातें सामने आती है। कभी किसी को कॉरिडोर में दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, कभी खिड़कियों पर जोर जोर से मारने की आवाज आती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा हो। आज भी वहां पर रहने वाले कई स्टूडेंट्स का मानना है कि ये सलमा है जो आज भी अपनी अधूरी शर्त को पूरा करने के लिए वापस आती है। ये सच है, यह सिर्फ सालों से चली आ रही एक कहानी। इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फेमस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जिन्होंने भी ये कहानी सुनी है, ये इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं। अगर आप भी कुर्सियों से हैं
और आपने भी ये कहानी सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में हर साल 23 अगस्त की रात वहां पर सलमा की आत्मा आती है अपनी शर्त को याद दिलाने, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक लेजेंड बन चुका है इस स्कूल के अंदर कि 23 रात को कुछ ना कुछ अजीब होगा और शायद बच्चे अपना माइंड पहले से मेकअप कर लेते हैं और उन्हें इन चीज़ों का आभास होता है। अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।